अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं उस्मान अंसारी। नाजरीन, वजीर आजम और वजीर खजाना पाकिस्तानी कौम को बार बार यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेगा, जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मदद करेंगी, जबकि मार्केट में एक मुसलसल बेयकीनी की सूरत हाल है। डॉलर का ओपन मार्केट में फ़र्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है। डॉलर का मार्केट से गायब होना ये एक लम्हा फिक्रिया है। स्टॉक मार्केट मुसलसल डाउन जा रही है। सरमायाकार परेशान है, अवाम परेशान है। अवाम महंगाई से बेहद परेशान है। महंगाई का तूफान आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी असना के अंदर IMF ने पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की अदायगी की डिमांड कर ली है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त खजाने के अंदर टोटल 7.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। इस सारी सूरत हाल में हम वो 10 अरब डॉलर कहां से वापस करेंगे, वो 10 अरब डॉलर कहां से आएगा, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के मुमताज, माहिर, दानिश्वर, तर्जिया निगार जनाब इदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई बेयकीनी की सूरत हाल है, वजीर ख़जाना ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर आज़म भी अपनी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर और मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम इसको रिकवर कर लेंगे, हम जो पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे हैं या जो IMF के कर्जे हैं वो अदायगी कर देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल कर देंगे। इस सारी सूरत हाल को सर आप किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे इसमें आपने पॉइंट्स तो खुद ही रेज कर दिए। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मियाँ साहब, ये इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, अगर ये कह दें, वजीर ख़जाना ये कह दें कि हम इस मुश्किल सूरत हाल में, तो पाकिस्तानी लोग बैंकों से अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए सुबह चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे बैंकों में कि हमें हमारा जो पाकिस्तानी करेंसी है पैसे वापस करें, और उसके बाद पाकिस्तानी बैंक जो है वो यकलख्त बैठ जाएंगे और आपके मुल्क में एक पैनी का कारोबार नहीं हो सकेगा। इसलिए वो आखिरी मरहले तक यही कहते रहेंगे कि आप बेफिक्र हो, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हम सब लोग जो हैं जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी इज्जत, शान और शौकत, हमारी जिंदगियां इसी वजह से हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान आबाद है तो हम आबाद हैं जी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, जो आपने पूछा कि IMF ने 10 दिन की मोहलत दी हमें कि 10 दिन में हमें 10 अरब डॉलर दें, उसकी अदायगी करें। 10 अरब डॉलर कहाँ से आने हैं, वो पाकिस्तान कैसे अदा करेगा, ये बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे लिए जी। इसके लिए तो मजीद हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। मैंने एक जगह पे लतीफ़ा सुनाया था, वो लतीफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक रियाजी के उस्ताद ने क्लास में एक तालिब इल्म को खड़ा किया और उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ, मैं तुम्हारे वालिद साहब को 100 रुपया अगर उधार देता हूँ तो वो मुझे 21 रुपये एक दफ़ा वापस करते हैं, 13.5 एक मरतबा वापस करते हैं, और 29 रुपये एक दफ़ा वापस करते हैं, तो तुम्हारे वालिद साहब के ज़िम्मा बाकी कितने पैसे? उसने कहा सर 100 रुपया। तो उस उस्ताद ने हैरत से कहा, उसने कहा बेटा मुझे लगता है तुम्हें रियाजी के बारे में कुछ पता नहीं। तो उसने कहा उस्ताद मोहतरम, आपको मेरे वालिद साहब के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ से अदायगियाँ होनी है, वालिद साहब तो कभी अदा नहीं करेंगे। ये हाल इस वक्त हमारा है जो उस तालिब इल्म के वालिद साहब का था। हमारे सर पे अदायगियाँ हैं। गालिब ने कहा था ना, पीते थे कर्ज की मैं मगर जानते थे हम रंग लाएंगे हमारी फाका मस्तियाँ एक दिन। वो जो फाका मस्तियाँ थी वो रंग ले आई हैं, और अब हमें वो पैसे जो अदा करने हैं। अच्छा, जब आपको IMF पैसे देता है, ये बड़ी अजीब सी बात है। पहली बात तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जब मना किया कि आप सूदी निज़ाम में ना धंसे, हम घुस गए उसमें और धंस गए। अब अल्लाह से हमने ऐलान जंग कर दिया, बाहर नहीं निकल सकते। जब IMF आपको पैसे देता है ना, अब देखिए, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, उस 1 करोड़ रुपए को आपने मेरी शराइत के मुताबिक खर्च करना है जी। आप कहते हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल बुलंद करना है, बेहतर करना है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है आपने। मैं कहता हूँ जी हुक्म कीजिए। आप कहते हैं कि आपका घर जो है ये चूंकि 1960 में बना था और 1960 के बाद आपने अपना घर बनाया नहीं, अब आउट ऑफ फैशन है वो आपका घर, तो आप नए सिरे से घर बनाएं या उसकी रेनोवेशन करें जी। रेनोवेशन करें, वो मतलब दीवारों पे जो आजकल पैलिंग होती है, छत पे जो सीलिंग लगती है वो फानूस नए लगाएं, फर्नीचर नया है, नीचे कारपेट जो है वो ईरान से मंगवाएंगे, ईरानी गालीचे, ये वो सारा कुछ, क्रॉकरी जो है वो हम फलां मुल्क से मंगवाएंगे। उसके बाद आप अपनी गाड़ी चेंज करें, ये आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद आप कहेंगे कि आप अपने कपड़े जो है उससे खरीदेंगे, ताकि जब आप बाहर निकलें
तो लोगों को पता चले कि यार ये एक बड़ा आदमी बाहर निकला है, बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, सरमायादार बंदा। अच्छा, और जो भी आ जाएगा उसे आप बहुत शानदार कपों में चाय पेश करेंगे और बेकरी पेश करेंगे। ये आप मुझ पर शराइत लगा देते और मुझे देते हैं 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया वो अगले 5 से 10 साल में मैंने आपको वापस करना है शराइत के मुताबिक जी। और उसमें ये लिखा होता है कि आपने 1 करोड़ रुपया लिया है और 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपने वापस करने हैं। 25 लाख रुपए इस पे 5 साल की जो है वो हमारा सूद होगा, प्रॉफिट होगी। आपने 5 साल में अदा करने हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए। और करना उससे क्या है कि घर बेहतर करना है, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर बनाना है। आप मुझे ये कहते हैं, अच्छा मैंने बड़ी खुशी खुशी आपसे वो 1 करोड़ रुपया लिया, उससे मैंने अपने घर को रेनोवेट किया, खिड़कियां, पर्दे, हर चीज बदल गई, पैलिंग हो गई, सीलिंग लग गई, नीचे गालीचे आ गया, नया फर्नीचर आ गया, नई क्रॉकरी आ गई। जो लोग आएंगे वो इंस्पायर होंगे, वो कहेंगे इदरीस नाज साहब आपके हाथ को अलादीन का चिराग आ गया, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप, नई गाड़ी, बेहतरीन, मतलब सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब अफसोस वाली बात है, यूं समझ लीजिए कि मैंने वो घर जो था जैसा भी था पहले, अब वो घर जो है वो 25 साल तक, 10 साल तक हम लोग इंजॉय कर सके। मैंने अपने बच्चों के सर से छत छीन लिया आपसे 1 करोड़ रुपया कर्जा लेके आपकी शराइत के मुताबिक। अब वो आपने मुझे कर्जा दिया 1 करोड़ रुपया और उससे ये नहीं कहा कि आप बिजनेस करें, इससे आप बिजनेस करें और बिजनेस करके मुझे 1 करोड़ 25 लाख आपने वापस देना है। आपने मेरा लाइफस्टाइल बुलंद कर दिया, बेहतर कर दिया, मेरे अखराजात और बढ़ा दिए। पहले जो गाड़ी थी मेरे पास वो लेती थी 5 लीटर पेट्रोल डेली, और अब जो आपने मुझे गाड़ी दे दी है वो ले रही है 5,000 रुपए का डीजल डेली। जो फर्क आया ना, इसी तरह घर में जब बर्तन नए आ गए, मेहमान नए आ रहे हैं, एसी लग गए हैं, उन बिजली का बिल कहां से कहीं चला गया, तो मेरे अखराजात आपने बढ़ा दिए। अब आपको अदायगियां करने के लिए मुझे 5 साल के बाद फिर अपने घर की रजिस्ट्री आपके पास रखना है। मैंने अपने बच्चों की छत छीन ली उनके सर से, ये मैंने जुल्म किया। अब इसी को, घर को आप एक मुल्क समझ लें। हमारे हुक्मरानों ने ये किया है कि IMF जब आपको पैसे देती है तो वो ये कतई तौर पर नहीं कहती कि आपने इनसे बिजनेस करना है। वो कहेंगे इनसे आपने हाईवेज बनानी है, मोटरवेज बनानी है, इनसे आपने मेट्रो बनानी है, इससे आपने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, और उनका टिकट आप 20 रुपए का रखेंगे। शाहदरा से लेकर गज्जू मता आप वैसे जाएं, आपको समझ आ जाए कितने में जाते हैं, लेकिन वो आपको कहेंगे कि आप 20 रुपए इसका रखें। लोग बड़े खुश हो गए, मजे में हैं भाई, हम तो 20 रुपए देते हैं। शाहदरे से गज्जू मता, लाहौर से भी बाहर जाके तो सिर्फ 20 रुपए, तकरीबन 28 किलोमीटर सफर, 28-27 किलोमीटर। उन्हें पता ही नहीं है कि इसको हमने भुगतना कैसे है। वो जो 27-28 किलोमीटर का सफर आपने 20 रुपए में किया है ना, वो पड़ रहा था हुकूमत को 70 रुपए में। हुकूमत सब्सिडी दे रही थी 50 रुपए अपने पास से। अब लोगों को नहीं पता वो जो 50 रुपए थे IMF से लेके हम दे रहे थे, वो जो हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, जो हमने मेट्रो बनाई थी, वो पैसे लिए थे हमने IMF से। अब उनसे हमने कोई कारोबार नहीं किया, और जो हमने अवाम को सहूलत दी, वो सहूलत तो दी अवाम को, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे था जैसे आप किसी को वक्ती फायदा दे के हमेशा हमेशा के लिए उसकी जुल्फें बांध लें, उसको जकड़ लें, अपने हिसार में ले लें, उसे जेल में, कैद खाने में डाल दें। ये हुआ। लोग बड़े खुश थे कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मेट्रो बन गई है, ऑरेंज ट्रेन बन गई है, अब मुफ्त सफर किया करेंगे, बड़े मजे में रहेंगे। भाई मुफ्त सफर आपने कर लिया, अब ले मजे, और चुप हो। अब्राहम लिंकन ने बहुत अरसा पहले एक जुमला कहा था, उसने एक इतनी बड़ी बात की थी, काश यार हम किसी से तो सीख लें। हमने तो कसम खाई है ना कि अपने रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने कुछ भी नहीं सीखना। किसी एक दोस्त ने कहा था, मैं ये आपको अब्राहम लिंकन का वाकया, मुझे अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, मुझे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी कि यूरोप जो है ना वो इसलिए हमसे आगे चला गया कि उन्होंने आधा इस्लाम जो है, इस्लाम के अच्छे असूल जो थे उन्होंने अपना लिए। मिसाल के तौर पर वो किसी का हक नहीं खाते, मिलावट नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो यूरोप और पूरी दुनिया, जो मगरबी दुनिया, इसलिए हमसे आगे चली गई कि उन्होंने इस्लाम की जो अच्छी बातें थी अपना ली, सारी तालीमात को अपना लिया, कुछ तालीमात को 50%, 70%, 60% उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना लिया, इसलिए वो तरक्की कर गए हैं। हमने चूंकि इस्लामी तालीमात को अपनाया नहीं, इसलिए हम पीछे रह गए। मैंने कहा आप सवाल थोड़ा सा और अपना नजरिया थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। उन्होंने इस्लाम की कोई तालीम नहीं अपनाई। भाई उनके जो पैगंबर थे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो क्या कह के गए थे, आप मिलावट करें, झूठ बोलें, किसी का हक खाएं। वो भी तो यही कह के गए हैं ना कि आपने किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, मिलावट नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, कत्लो गारत नहीं करना। ये समझ लें कि उन्होंने अपनी अंबिया की कोई 50%, 60%, 70% बातें अपना ली, अपने अंबिया की, हमारे इस्लाम की नहीं, अपने अंबिया की बातें अपना ली, इसलिए वो बहुत आगे चले गए। इत्तेफाक की और शर्म की बात यह है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किसी सुन्नत को नहीं अपनाया उनकी, हम मुसलमानों ने, हमने चूंकि अपनाया नहीं, हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, से हम बहुत पीछे रह गए। हम क्यों मार खा रहे हैं जगह जगह, सोमालिया में, जहां जहां भी हम मुसलमान पिस रहे हैं, कश्मीर तक क्यों पिस रहे हैं, फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक क्यों पिस रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने नबी की किसी बात को अपनाया नहीं, अल्लाह हमसे नाराज हो गया। हमने सूदी निज़ाम अपना लिया और उसमें धंस गए। तो मैंने कहा, अब्राहम लिंकन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि मुझे आज मछली दे दीजिए, मैं बड़े मजे से आज मछली खा लूंगा। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, मैं सारी उम्र खाता रहूंगा। उस्मान भाई, हमने मछली खाना सीखा है, मछली पकड़ना नहीं सीखा। बड़ी कौमें जो होती हैं वो मछली खाना नहीं सीखती, वो मछली पकड़ना सीखती हैं। हम IMF से कहते हैं जी आप हमें मछली खिला दें, आज हम अल्लाह तल्ले करने वाली कौम है, हम मछली पकड़ना सीख लेते तो आज हम हर रोज मछली खाते और वो मछली हमारी अपनी होती, हमें उसकी अदायगी ना करना पड़ती। हमारे हुक्मरानों ने इस कौम के साथ, इस कौम के बच्चों के साथ ये जुल्म किया है, मेरे और आपके साथ ये जुल्म किया है कि हमें कर्जों में डुबो दिया है, इस दलदल में दंसा दिया है। अब हुक्मरानों को खुद निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब एक ही हमारे पास होता है ना चारा कि साबका हुकूमतों का किया धरा है। अब यही नारा लगेगा कि इमरान खान साहब बड़े कड़ी शराइत पे कर्जे ले गए थे और उन्होंने हड़प कर लिए, सारे वो पैसे खा गए, करप्शन किया, ये किया, इसलिए हमसे हुकूमत नहीं चल रही। 10 अरब डॉलर हमने देने हैं 10 तारीख तक, 10 तारीख से भी पहले। अच्छा, 10 तारीख तक, 10 दिन में 10 तारीख तक हमने देने हैं 10 अरब डॉलर। और जैसा आपने खुद फरमाया कि हमारे पास 7.5 अरब डॉलर हैं हमारे रिजर्व्स में, और वो भी हमारे अपने नहीं है, बार बार दोस्तों के पड़े हुए हैं। अच्छा, वो पैसे हम दे नहीं सकते, तो अदायगियां कहाँ से करनी है? एक दफा फिर हम IMF के पास जाने वाले हैं, उसकी कड़ी शराइत पर उसी से कर्जा मांगेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमने आपकी अदायगियां करनी है, हमें कर्जे दें। और उस्मान साहब जब वो इस दफा कर्जे देंगे, वो फिर कड़ी शराइत रखेंगे। उनमें क्या होगा कि आपने जो बिजली पैदा करनी है, एक तो वो कहेंगे कि जो पानी बिजली है उससे, पानी से आप बिजली नहीं पैदा करेंगे, कोयल से नहीं करेंगे, वो आपको बताएंगे कि सोलर एनर्जी से आपने बिजली पैदा नहीं करनी, ईंधन से करेंगे, और वो खरीदेंगे आप फलां मुल्क से। ये शराइत में होता है। और उसके आपको मिलेगी कमीशन, जो आप पेट्रोल लेंगे, जो पैसे लेंगे उनसे आपको मिलेगा कमीशन, आपके बड़ों को। मैं बड़ों का नाम नहीं ले रहा, कल के प्रोग्राम में बात हुई थी, जितने भी बड़े, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अच्छा वो सारे लेंगे उनमें से कमीशन। और फिर क्या होगा कि ये अवाम जो है मजीद कर्जों में धंस जाएंगे। इन्होंने अदायगियां करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज चूंकि बड़ा मुख्तसर दौरानिए का हमने प्रोग्राम करना था, एक सवाल और है आपका, तो उस्मान भाई ये इंतहाई तकलीफ दे लम्हा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने अगर उसकी आंखें आप भी ना खुली और दोबारा हमने फिर कर्जे ले लिए, ये अदायगियां करने के लिए हमने फिर IMF से कर्जे ले लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मजबूरन। मैं बार बार यही कह रहा हूं ना, हमारे पास तो 2000 रास्ते हैं। अच्छा, मैंने अब प्रोग्राम फिर आपका लंबा हो जाना है, 2000 रास्ते हैं हमारे पास। आप लेकिन हम पहले ही IMF की शराइत के अंदर जकड़े हुए हैं ना, उससे निकलेंगे तो कहीं आगे चलेंगे। अब देखिए, यही तो बात है, वो कौमें जो खुददार होती हैं, आपके पास पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है, यहां सिर्फ आप सियाहत को फरोग दे दें, लेकिन क्यों नहीं दे सके? क्योंकि यहां दहशतगर्दी बहुत है, आने वाले डरते हैं। आप इतना ज़रे मुबादला कमाएं, इतने डॉलर्स कमाएं सिर्फ सियाहत को फरोग दे के। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, आपके पास दुनिया का समंदर है, आपके पास सबसे बड़ा मैदानी इलाका है, और आपके पास वो पहाड़ी इलाके हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, बल्कि K2 कभी कभी तो बर्फबारी की वजह से उसके बराबर आ जाती है। दुनिया का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा कोहे हिमालय का जो सिलसिला है वो आपके पास है। इसके बावजूद अगर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें पाकिस्तान को, और इसके अलावा मैं अजमाना जिक्र कर दूं कि सर जितने आपके पास वसाइल हैं इस मुल्क, जितनी मादनी दौलत अल्लाह ने अनायत किया जी दुनिया के किसी मुल्क में, और मैं सोने की बात करूं तो जितना सोना आपको दिया उतना सोना सऊदी अरब के पास भी नहीं। गैस हमारे पास है, हर चीज है जी, मैंने काफी सारी कुदरती वसाइल हैं। अच्छा नासिब, मैं पूछना ये चाहूंगा कि PTI के नुमाइंदा वफद ने आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब से मुलाकात की है और उनसे इस्तदा की कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें इज्तिमाई तौर पर, जबकि उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, आप इस्तीफों की तरफ ना जाएं, बल्कि आप असेंबली के अंदर आएं। अराकीन असेंबली से दरख्वास्त की कि आप असेंबली के अंदर आएं और असेंबली के अंदर बैठ के मामलात को हल करें। तो इस सारे नुक्ता नज़र को आप किस तरह देखते हैं? हम हर रोज इस पे बात करते हैं। आज बड़ी ये अच्छी बात है कि अगर स्पीकर साहब के पास वो गए, और स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो असेंबली है अवामी मसाइल को हल करने का सबसे बड़ा फोरम है जी, आप वापिस आइए, यहाँ पे सर जोड़ के बैठते हैं और अवामी मसाइल को हल। इस्तीफों के बाद इलेक्शन हो गए, फिर इसी असेंबली में जाना, इसी असेंबली में आना है। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है इमरान खान साहब, और मैं आज बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहता, जो आपने पहला सवाल किया था मैं उससे लिंक करना चाहता हूँ। ये इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है
हमें इस वक्त ज़रूरत है इमरान खान जैसे लीडर की, कि वो असम्बली में हों, बेशक अपोजिशन लीडर के तौर पर हों, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। जो आपने कहा ना कि स्टॉक मार्केट में मंदी है, इन्वेस्टर्स भाग गए वगैरह वगैरह, अच्छा जब ये इनका इत्तेहाद होगा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं भूल जाता हूँ, आपने मुझे याद दिलाना है मैं जो बात कर रहा था। जापान में एक अजीब एडवेंचर हुआ ऐसे 20-22 साल पहले। वहाँ जो हुकूमत जाने वाली थी, उन्हें लग रहा था कि अगला इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी, जापान की बात कर, मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वो चाहते थे कि जो आने वाली हुकूमत है उन्हें A to Z मामलात का इल्म हो कि मामलात किस समत में जा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, और कुछ बड़ा कर रहे थे, वो बड़ी पॉलिसीज़ थी। उन्होंने अपनी उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने अपोजिशन से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमें लग रहा है कि हम इलेक्शन लूज कर जाएंगे और अगले इंतखाबात आप जीत के आएंगे, आपने हुकूमत बनानी, हमें लग रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने 5 अहम तरीन जो लोग हैं, जो मतलब वजारत खजाना है, जो भी थी, जो मेन उनकी वजारतें थी, तिजारत थी, जो भी थी, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि 5 लोग आप दे दें, वो अभी से हमें कंटिन्यू करे, बाकी जो 6-7 महीने 8 महीने जैसे इस हुकूमत का आखिर चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें आपके वज़रा हों हमारे साथ, ताकि उन्हें सारे मामला समझ में आ जाए, उन्हें पता चले दुनिया के साथ कैसे चलना है, अपने मुल्क में कैसे चलना है। 5 लोग दे दें। उन्होंने 5 लोग अपने दे दिए, उनके वज़रा थे उनकी कैबिनेट में। फिर जब वो वाकई हुकूमत में आ गए तो उन्हें रत्ती बराबर दिक्कत नहीं, उन्हें पता चल गया था कि मुल्क को कैसे चलाना है। ये होते हैं जिन्होंने आगे बढ़ना होता है। उस्मान भाई, अफसोस तो इस अवाम पे है कि हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ को, मतलब हम तो इतने मुतशद्दद है ना कि ये तक सोचते हैं कि यार ये बंदा मर कैसे सकता है जी। जो बड़ी कौमें होती हैं वो ये सोचते हैं क्या शहबाज शरीफ में इतनी दिलेरी है कि वो इमरान खान साहब के पास जाएं, हालांकि सदर पाकिस्तान उनके ना जाएं, वो सदर पाकिस्तान के पास चले जाएं, उनसे जाके कहें कि हमें लग रहा है कि पीटीआई जो है अगली दफा, लेकिन ये यहाँ तो कोशिश हो रही है कि अगली दफा पीटीआई तो क्या सिरे से मिटा दिया जाए पीटीआई को, इमरान खान साहब को मुकदमात में जकड़ दिया जाए। ये मुल्क के साथ सिंसियर लोग नहीं है। अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर होते तो ये आपस में मिल बैठ चुके होते। तो मैंने जो अर्ज करा था कि आज अगर स्पीकर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब आप असम्बली में आए हैं, आपके अरकान असम्बली में आए, ये ऐसा फोरम है जहां पे बैठ के हमने इन मसाइल को हल करना है। अब देखिए मुल्क जिस दुराहे पे आ गया, जैसा हमने आपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि $10 अरब हमने देने हैं 10 दिन के अंदर अंदर जी। इमरान खान साहब अगर असम्बली में हों, देखिएगा इमरान खान साहब असम्बली में और उनकी सिर्फ एक स्पीच कि मैं मुल्क और कौम के लिए इस हुकूमत के साथ खड़ा हूं, सिर्फ मुल्क के साथ खड़ा हूं, रियासत के साथ खड़ा, हाँ वज़ीर आज़म के साथ नहीं खड़ा, और मैं असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होने दूंगा, मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होने दूंगा, हम वक्त मुकर्रर पे इलेक्शन होंगे और जो भी जीतेगा मैं उस मैंडेट को तस्लीम करूंगा। और शहबाज शरीफ भी यही करें कि अगर हुकूमत इमरान खान साहब की बनती है तो हम पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हो जाता है, ईमानदारी से बताइए ये मसले हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये बताइए कि ये जो $10 अरब देना है ये शहबाज शरीफ ने देना है? लूटा शहबाज शरीफ ने है, जरदारी साहब ने है, इमरान खान साहब ने लूटा है जी, लेकिन देना किसने है? पाकिस्तान के अवाम ने देना है, अवाम ने देना है। तो जब तक अवाम को ये शऊर नहीं आ जाता और वो इस बात से निकले कि एक बयानिया पकड़ के किसी का इमरान खान साहब का, आसफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का या मुस्लिम लीग नून का, उनका बयानिया पकड़ के हम जो कर रहे हैं कौम को फिरका दर फिरका हम जो तकसीम कर रहे हैं जी, उस्मान साहब जब तक हम उसमें से नहीं निकलते, ये $10 अरब तो बहुत दूर की बात है, हम तो $10 किसी को वापस नहीं कर सकते। इस पे हमें सोचना होगा। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आज के FM थिंक टैंक का कंक्लूजन ये है कि हमें इस्लामी तालीमात को अपनाना होगा। इस्लामी तालीमात को अपनाते हुए हमें इस सूदी निज़ाम से बाहर निकलना होगा। तमाम सियासी पार्टियों को इस वक्त मुल्क व कौम के लिए यकजा होने की ज़रूरत है ताकि वो मिल के इस पाकिस्तान के और पाकिस्तान की अवाम के मसाइल का मदावा कर सकें। अपने मेज़बान उस्मान अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।